हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाल ही में जो हमारी सरकार है उसने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जारी करी है, तो हम इसके ऊपर डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इस नई शिक्षा नीति के अंदर सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। ठीक है, तो हम इस नई शिक्षा नीति पर जाने के पहले इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि आज की जो नई शिक्षा नीति है उसके पहले कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आयोग, इम्पॉर्टेंट कमीशंस का, मुख्य आयोगों का गठन किया गया है और उन आयोगों ने अब तक क्या सिफारिशें दी है। तो पहला जो आयोग बना था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसका गठन किया गया था 1948 में। तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इस वजह से इसको डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है। अब इस आयोग के अपॉइंटमेंट के बाद, गठन के बाद क्या मुख्य चीज़ें हुई थी, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, उसको कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हुआ था, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। यूजीसी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और इसके बाद दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट आयोग आया, तो इसके बाद आया 1952 के अंदर, 1992 के अंदर, 1952 के अंदर आया माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, ये जो है इसके जो चेयरमैन थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। इस तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। अब इस आयोग के आने के बाद क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई, तो 1957 में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसके आने के बाद पहले तो आया माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अंदर। ठीक है, अब इस आयोग के आने के बाद क्या हुआ, 1957 के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इसको पूरा रीऑर्गेनाइज किया गया और राज्य में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। और इस शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के आने के बाद क्या हुआ, तो बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की गई, मल्टीपर्पज़ स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया। फिर इस आयोग के बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट आयोग है वो है शिक्षा आयोग। ठीक है, एजुकेशन कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। तो इसे 1964 में अपॉइंट किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, अब इसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, तो इसने रिकमेंडेशन दी थी कि समग्र शिक्षा जो है उसके ऊपर इसने एम्फेसाइज़ किया था, समग्र शिक्षा के ऊपर बल दिया था। इसके अलावा जो अभी तक चला आ रहा था 10+2+3 वाला जो मॉडल है, जो पद्धति है, वो भी इसने रिकमेंड की थी। इसके अलावा तीसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी विषय विभाजन, कक्षा 10 के बाद हो। जो अभी 11th क्लास में, 11वीं कक्षा के अंदर बच्चे जो विषयों का चयन करते हैं, वो रिकमेंडेशन भी इसकी थी। तो जो अभी तक हमारे जो मॉडल चलता आ रहा है एजुकेशन का, उसकी सारी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस शिक्षा आयोग ने दी है और इसके जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह जी कोठारी। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो एजुकेशन कमीशन है 1964 वाला, इसी के बारे में और डिटेल में हम देखते हैं। तो ये एजुकेशन कमीशन जो है, इसी के अंडर पहली जो शिक्षा नीति है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो आई। और ये कब आई, ये आई 1968 के अंदर। 1964 में तो ये कमीशन बना था और उसके 4 साल बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति जो है वो आई। अब फिर उसके बाद, इस पहली शिक्षा नीति के बाद दूसरी शिक्षा नीति कब बनाई गई, तो दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई 1986 में। ठीक है, तो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1986 के अंदर बनी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट शिक्षा नीति है, इनके जो ईयर हैं वो भी हमें पता होने चाहिए।
अब जब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी बनी तो 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति को बनाया गया इस द्वितीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति को बनाया गया ईयर 1992 में। अब इस समिति के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सन 1992 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और एक नई अमेंडेड एजुकेशन पॉलिसी हमें देखने को मिली। वैसे तो 2 ही शिक्षा नीति बनी थी इस एजुकेशन कमीशन के अंडर, 1968 वाली और 1986 वाली। फिर उसी 1986 की पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए आगे। अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, 1992 के अंदर आई प्रोफेसर यशपाल समिति, ठीक है, और इसके चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल खुद थे। अब इस समिति का जो मेन एम्फेसिस था, मेन फोकस था, वो क्या था, इस समिति के अकॉर्डिंग बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कि प्रैक्टिकल जो तरीके हैं उनसे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, ना कि किताबों का भारी भरकम बैग उन्हें दिया जाए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इसका फोकस था। उसके बाद आई 2005 की नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड समिति, और इसके भी जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। तो इसके अंदर बनाया गया नया जो हमारा NCF है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको बनाया गया। अब इसका जो एम्फेसिस था वो क्या था, तो ये व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर फोकस करती है। ये कह रही थी कि शिक्षा की गुणवत्ता को इम्प्रूव किया जाए और व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर इसने कहा था शिक्षा जो है उसको रटन मुक्त बनाया जाए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिकल चीज़ों को करके बच्चे सीखें, ना कि वो रटे, ठीक है। फिर इसके बाद आई 2009 के अंदर, देखिए 2009 में क्या हुआ, तो 2009 में आया राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब इस राइट टू एजुकेशन के तहत क्या हुआ, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पुराने जो टाइमलाइन है एजुकेशन से रिलेटेड जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो हमने देखा। अब हम देखेंगे नई जो शिक्षा नीति है वो क्या है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए जो नई शिक्षा नीति है ये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको बोला जाता है, इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी है। और नई शिक्षा नीति जो है ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, इससे पहले, मतलब 34 इयर्स बाद अब नई शिक्षा नीति आई है, उसको ये रिप्लेस करेगी, उसको प्रतिस्थापित करेगी सॉरी, ठीक है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसकी खास बात ये भी है कि 34 साल बाद कोई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो कोई भी देश जो है उसका शिक्षा पे कितना फोकस है, शिक्षा पर वो कितना उसका बजट है, शिक्षा उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो कितनी जल्दी उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं, कितना फोकस गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसीज़ पर है। तो हमारी शिक्षा नीति 34 साल बाद रिन्यू की गई है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये क्यूरिकुलम को भी रिवाइज करेगी और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इसके अलग हैं, ठीक है। अब जानते हैं इससे रिलेटेड और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। 2019 में इन्होंने इसका मसौदा दिया था और 2017 के अंदर जो हेड थे वो तो थे इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसके चेयरपर्सन थे और इस समिति का गठन इनकी सुपरविजन के अंडर किया गया और 2019 में इसने अपना मसौदा सबमिट किया था गवर्नमेंट को। फिर और क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें वो भी हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है।
और क्या बातें हैं इसकी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको मैंने शॉर्ट में NEP कर दिया है, के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अभी करीब लगभग 2.5% हमारी GDP का शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है जितना बजट आवंटित किया जाता है, तो उसको बढ़ा करके 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अभी तो क्या होता है कि हम 1 से लेकर क्लास पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्लास हम हमारे विषय चुन करके पढ़ते हैं, तो 10+2 मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं। उसको हटा करके यहाँ पे 5+3+3+4 नया मॉडल जो है, नया जो प्रणाली है उसको लाने की बात की जा रही है। ठीक है, और क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन भाषाई बाध्यताओं को दूर करने और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया जा रहा है, या कुछ जो राज्य हैं उनमें ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज जो है, बच्चे क्षेत्रीय भाषा ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा सीख सकते हैं, तो ये भाषा की जो बाध्यता है और जो टेक्निकल लर्निंग है, इसको ईजी बनाने के लिए भी इस पर बल दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। फिर इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक, क्रिएटिव स्किल्स, तार्किक निर्णय, लॉजिकल स्किल्स और नवाचार, इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी फोकस किया जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो भी करिकुलम पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो इनोवेशन को सीखें, उनकी लॉजिकल और उनकी क्रिएटिव स्किल्स जो है वो डेवलप हों। ये जो चीज़ है ये अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैग कर रही है। इस वजह से जो भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो नंबर है वो विश्व की जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो इसके ऊपर मेन फोकस है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य बात है वो और क्या है, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको हम शॉर्ट में MHRD बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो ये जो है इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी इसमें कहा जा रहा है। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत नाम जो है वो तो बदल ही दिया जाएगा। तो ये नाम क्यों बदला जा रहा है, ताकि एजुकेशन और लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे इस मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें आने वाले हैं। अब इन चेंजेस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये चेंजेस जो हैं इनको थोड़ा सा और अंदर जा कर के हम देखते हैं कि 10+2 का मॉडल रिप्लेस हो जाएगा, तो उसके बाद कौन सा ये 5+3+3+4 का जो मॉडल है ये क्या है। ठीक है, तो अभी तो देखिए, अभी हम ये मॉडल फॉलो करते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी क्लासेस का मॉडल है, जिसके बारे में अभी हमारे शिक्षा नीति के अंदर अभी तक जो चल रही थी 1986 की, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं थी। तो क्या है, 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो क्लास 1 से 10 तक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, यहाँ पर विषय चूज़ करते हैं बच्चे, आप सभी को पता है, हम सब इसी सिस्टम में पढ़े हैं। और फिर उसके बाद 2 साल वो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये 10+2 का मॉडल है। अब जो नया शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम ढांचा है वो क्या होगा, उसके अंदर ही जो प्राइमरी स्कूल है, जो पहले शिक्षा नीति का पार्ट नहीं थी, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। तो उसमें क्या कहा गया है, जो बच्चे 3 साल के हो जाते हैं, तो ये जो पहला फाउंडेशनल है ये 5 इयर्स का होगा। तो 3 साल का बच्चा जो है वो 3 क्लासेस पढ़ेगा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के अंदर। ठीक है, जो अभी नर्सरी, UKG, LKG होती है उसको पढ़ेगा। फिर 2 साल वो जाएगा स्कूल के अंदर, और इसी फाउंडेशनल के अंदर स्कूल के जो 2 क्लास होती हैं, पहली और दूसरी, वो भी इसमें इंक्लूड कर ली गई है। ठीक है, तो बच्चा 3 साल से लेकर के 8 साल तक इस फाउंडेशनल पाठ्यक्रम को पढ़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो होगा प्रिपरेटरी, जो होगा कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक का। 8 से 11 साल के बच्चे के एज के जो बच्चे हैं वो इसमें पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट जो है वो है मिडिल लेवल, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 3 इयर्स का हो गया। फिर मिडिल लेवल आ गया है, तो मिडिल लेवल भी 3 साल का है। उसमें क्लास 6 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। 6 to 8 को इसमें मिडिल लेवल के अंदर डाला गया है, और जो एज ग्रुप होगा वो होगा 11 से 14 साल तक के बच्चे। फिर जो नेक्स्ट लास्ट जो इसमें लेवल आएगा वो 4 इयर्स का है, उसके अंदर डाला गया है कक्षा 9 से लेके 12वीं तक को, और 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नीति वर्तमान की जो 10+2 वाली जो स्कूली व्यवस्था है उसको व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में आप समझ सकते हैं, तो मैंने आपको पूरा विस्तृत तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पढ़ाने का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो क्यूरिकुलम है वो भी चेंज होगा, दोनों में चेंजेस लाए जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान में तो हम 10+2 वाले ढांचे जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था, और नया जो मॉडल है 5+3+3+4 ढांचा, उसमें 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बालावस्था और देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पहले इंक्लूडेड नहीं था, सीधा 6 इयर्स से लेकर के 18 इयर्स तक का एजुकेशन मॉडल इसमें था, लेकिन अब यहाँ पे 3 वर्ष से ही जो गवर्नमेंट है उसने इस नई शिक्षा नीति में किस तरीके से 3 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्राइमरी में, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाएगी, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, बच्चों के विकास जो है वो बेहतर हो। और ये जो एज है प्री प्राइमरी वाला, बहुत से रिसर्च में ये पाया गया कि ये जो टाइम है इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, उनके दिमाग का बहुत बड़े लेवल पर विकास हो रहा होता है, तो उसको फोकस में रख के गवर्नमेंट ने इसको भी इंक्लूड किया है नई शिक्षा नीति में। अब हम एक एक करके इनको बाइफर्केट करके डिटेल में देखते हैं कि इन अलग अलग जो पाठ्यक्रम है, अलग अलग जो स्टेजेस बनाई है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया था फाउंडेशनल जो है ये 5 इयर्स का है, नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक, नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक, और एज ग्रुप इसमें होगा 3 to 8 इयर्स का, ठीक है। तो ये क्या कहता है, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजन किया है। जो मैंने आपको बताया था कि नर्सरी से लेकर के प्रैप तक तो 3 साल हो गए, और फिर क्लास 1 और 2 का अलग क्यूरिकुलम होगा। तो अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या फिर प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बालावस्था देखभाल, ठीक है, बालावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसको बोला जा रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। तो इसको इंश्योर इसके अंदर किया जाएगा, मतलब प्री प्राइमरी वाला जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और उसको कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसे कहा गया है, ठीक है। फिर 6 वर्ष के बाद क्या होगा, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1, कक्षा 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर क्लास 1 और 2 की एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। तो 5 को भी 3 के अंदर डिवाइड कर दिया है, 5 साल को भी 3 साल, ठीक है, जो तो ECCE मॉडल पे बेस्ड होगा, ECCE, और 2 साल प्राइमरी स्कूल के अंदर क्लास 1 और 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लास 1 और 2 को पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चे, ठीक है। अब ये ECC जो है इससे जुड़ी हुई योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ये सब मिलकर के इस ECCE को डिज़ाइन करेंगे, इससे रिलेटेड जो योजना है उसका निर्माण करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी कार्य करेंगे। अब चलते हैं हम आगे। तो दूसरा लेवल है वो है प्रिपरेटरी लेवल। ये प्रिपरेटरी लेवल जो है ये 3 इयर्स का है, 3 वर्षों का है, और इसमें है क्लास 3 से लेकर के 5 तक, और इसमें एज ग्रुप जो है वो होगा 8 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे, ठीक है।
अब इसका जो मेन फोकस है वो क्या रहेगा, तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो है ये इस पर बल देगा, और ये एक राष्ट्रीय मिशन है। अभी तक क्या देखा गया है कई सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर कि क्लास 8th में आने के बाद, 8th तक आने के बाद जो बच्चे हैं वो बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, छोटे छोटे जो मैथ्स के गणित के सवाल हैं उनको नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये इंश्योर किया जाएगा कि क्लास 3 के, कक्षा तीसरी के बच्चे को कम से कम रीडिंग आनी चाहिए और संख्यात्मक ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या कहा गया है कि जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है वह एक राष्ट्रीय मिशन है, इसको नेशनल मिशन के तौर पर माना गया है और इसकी स्थापना की मांग की गई है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी स्थापना की मांग की गई है, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो है वो सुनिश्चित किया जा सके कि क्लास 3 के बच्चे को ये चीज़ तो आनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या है, राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जा रही है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का ये फोकस है कि 2025 तक ये जो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसकी स्थापना कर दी जाए, और ये इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके का क्यूरिकुलम, इस तरीके के पढ़ाने की जो नीतियां हैं उनको डेवलप करें, जिससे कि बच्चे के अंदर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ने नई शिक्षा नीति के में जिन्हें शामिल किया है। तो देखिए, भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। ठीक है, सरकार चाहती है कि जो बच्चे हैं इतने छोटे, ये अपनी मातृभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर सीखें, क्योंकि जब भाषा से संबंधित उनको परेशानियां नहीं होगी तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे, अच्छे से वो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के बेसिस पर दी जाएगी। ठीक है, तो इनके बेसिस पर अध्यापन का जो माध्यम है उसको अपनाने की पर बल दिया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषा, जैसे पंजाब के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं अप टू क्लास 5, वहाँ पर पंजाबी में या गुजराती में, या राजस्थान की जो स्कूलें हैं उनमें रीजनल लैंग्वेज के अंदर क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाए, जिस भाषा में बच्चे को अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएं जो हैं उनका भी विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब बच्चों के पास एक वैराइड ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, जिनमें से वो अपनी इच्छा अनुसार जिस भाषा में उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, उसके बेसिस पर वो भाषा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनको बोलने या सुनने से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए एक नई करिकुलम को डेवलप किया जाएगा जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज के बेस के ऊपर डिज़ाइन की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इसके अलावा इसमें कहा गया है कि एनपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो कि फ़ारसी, पाली और प्राकृत जो भाषाएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान, और इसको हम बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। ठीक है, इनकी स्थापना की बात कही जा रही है। ठीक है, इनको स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापन के माध्यम से
माध्यम से रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाने का सुझाव भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के अंदर भी उच्च मतलब हायर एजुकेशन में भी भाषा विभाग को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए शिक्षण संस्थानों में भी अध्यापन के माध्यम से रिलेटेड विभाग की स्थापना की जाने की बात कही गई है, जिससे क्या होगा, मातृभाषा और जो स्थानीय भाषा है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि थर्ड जो लेवल है, जो मिडिल लेवल है, उसमें क्या है। तो ये जो मिडिल लेवल है ये 3 इयर्स का है और ये क्लास 6 to 8 के लिए है। ठीक है, 6ठी से लेकर के 8वीं तक, और इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि ऐसा पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि का विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया जा सके और जो छात्र हैं उनको 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके। जो 21st सेंचुरी की डिमांड है उसके ऊपर बेस्ड उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। ठीक है, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, ठीक है, और जो व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषय हैं, इसका जो पाठ्यक्रम है और जो पढ़ाने की जो तरीका है, पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं, इनके बीच में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे जो साइंस है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं या हिस्ट्री है, वहाँ पर खाली थियोरेटिकल तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग भी होनी चाहिए और ये जो गैप है इसको कम किए जाने की बात की जा रही है। फिर इसके बाद कक्षा 6 जो है, कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोजगार से संबंधित कौशल भी जो है उसको सीख सके। अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि जो स्किल्स एक्चुअली काम करने के लिए चाहिए, वर्क प्लेस पे चाहिए, उसमें और जो पढ़ाया जा रहा है क्यूरिकुलम, उसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। तो उस अंतर को कम किया जाएगा और उसके लिए क्लास 6 से ही फोकस किया जाएगा कि बच्चे जो है वो स्किल्स को सीख सकें। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ठीक है, इसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 को तैयार किया जाएगा। पूरा एक नया क्यूरिकुलम बनेगा जो कि इन गाइडलाइंस के ऊपर बनेगा। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे इसमें जो आंकलन प्रणाली है, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो कैसा होगा। तो NP 2020 में जो छात्र हैं, छात्रों के सीखने की जो प्रगति है, इसको बेहतर प्रगति जो है उसकी बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आंकलन प्रणाली को अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। रेगुलर बेसिस पर और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आंकलन को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए हैं। तो बच्चों को कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर उनका इवैल्यूएशन होगा। वो जो फैक्टर्स है वो है कि बच्चे इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस कितना कर पाते हैं, उनमें लॉजिकल थिंकिंग कितनी है और उनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो कितना है। इनके बेसिस पर बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। इवैल्यूएशन भी 360 डिग्री होगा जहाँ पर वो बच्चा स्वयं अपना आकलन करेगा। ठीक है, फिर उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो सहपाठी हैं, वो भी उसका आकलन करेंगे और उसके साथ जो टीचर्स हैं वो भी करेंगे। तो इस तरीके से 3 स्तर पर बच्चे के आकलन के ऊपर सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, अब कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो क्लास 3, 5, 8 इन तीनों लेवल पर जो सरकार है वो बच्चों की जो शिक्षा है और उनकी जो परीक्षा है उसको मॉनिटर करेगी और ये इसके लिए भी एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी जो इस इवैल्यूएशन को मॉनिटर करने का काम करेगी।
अब हम आगे लास्ट जो इसमें लेवल है वो देख रहे हैं, वो है सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल जो है उसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे होंगे, ठीक है। और जो एज ग्रुप है वो होगा 14 से लेकर 18 साल। कक्षा 9 से ही विषय चयन की आज़ादी होगी। अभी पिछले मॉडल के अंदर जो अभी तक चल रहा था उसमें 10th के बाद होती है, पर यहाँ पे कक्षा 9 से ही विषय चयन की आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। फिर छात्रों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर और बहुविकल्पीय मल्टी ऑप्शनल, या हम कह सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर है उस तरीके के पेपर बनाए जाएंगे। तो ऐसे इसमें सुधार किए जाएंगे। तो सेमेस्टर्स होंगे 6 महीने के या शायद 3-3 महीने के, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। और 2 इवैल्यूएशन करवाए जाने की बात की जा रही है। पहला तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। जैसे आरएस में होता है ना, पहले हम प्री देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर सब्जेक्टिव टाइप देते हैं। तो उस तरीके का सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाने की बात की जा रही है। जो 10th और 12th क्लास है, जो हमारी बोर्ड क्लासेस हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। फिर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में, ठीक है, एक स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है परख, ठीक है। तो ये एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, इसके लिए, इस परख को बनाने के लिए एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन जो है वो होगा। अभी तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कर रही है, अब आगे जाके एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसके अपने मानक होंगे, उसके अपने स्टैंडर्ड्स होंगे इवैल्यूएशन के। फिर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। जैसे जो बच्चे हैं अभी 10th के बाद उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, उसके लिए उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनका इंटरेस्ट एरिया तो अलग होता है और कई बार वो दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस ना हो बच्चों के साथ, तो इसके लिए उनकी जो प्रोग्रेस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, और उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, भविष्य में कौन से विकल्प के लिए जाना चाहिए, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बच्चों के पास विकल्प जो है वो इस तरीके से नहीं होंगे जैसे अभी कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, इस तरीके के सारे विकल्पों को समाप्त कर दिया जाएगा। और जो जैसे कोई बच्चा फिज़िक्स लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स को पढ़े। वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है, कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है। ऐसी व्यवस्था भी इसमें की जाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए क्या सुधार होने वाले हैं, जो एजुकेशन पेडागॉगी है उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। इससे क्या होगा, टीचर्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को यूज़ किया जाएगा टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, और उनका प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं उसका अप्रेजल होगा, और उसके बेसिस पर उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। तो फिर ये 2022 में बॉडी बनने के बाद टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसका आंकलन करेगी, और उसके बेसिस पर, उस परफॉर्मेंस के आंकलन के बेसिस पर उनको प्रमोशन या जो भी सैलरी में उनको हाइक दी जाती है वो दी जाएगी, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन का जो विकास है वो किया जाएगा। क्योंकि पूरा नया करिकुलम आने वाला है, तो टीचर्स उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे उसकी गाइडलाइन भी एनसीईआरटी टीचर्स के लिए बनाएगा। फिर वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। पहले बीएड 1 साल की थी, फिर 2 साल की हो गई, और अब इसे 4 साल का कर दिया जाएगा। तो
2030 तक, सॉरी 2030 तक ये जो बीएड है ये 4 इयर्स की हो जाएगी। और जो भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके पास ये 4 साल की प्रोफेशनल बीएड डिग्री होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा के अंदर क्या बदलाव लाए गए हैं। तो जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें क्या चेंज होगा, तो एनपीए 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो अभी है 26.3%। इसको बढ़ाना है और इसको करना है 50%। तो अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, किसी भी आबादी के अंदर जितने भी ऐसे एज ग्रुप के लोग हैं जो कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज एजुकेशन में जा सकते हैं, उसका कितना प्रतिशत भाग जा रहे हैं। तो अभी सिर्फ 26.3% ही जा रहे हैं। तो इसको बढ़ा करके सरकार का लक्ष्य है कि 50% तक ले जाया जाए। यानी ऐसे जितने भी युवा हैं जो कॉलेज एजुकेशन के लिए जिन्हें जाना चाहिए वो 50% तक जा सके। ठीक है, इसके लिए इसके साथ ही देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। जब इतना बड़ा लक्ष्य रखा है और इतने सारे बच्चे कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए सीटें भी बढ़ाई जानी पड़ेगी। फिर है एनपी 2020 के तहत जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसमें क्या महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, तो ये 3 या 4 वर्ष की होगी। ठीक है, जो स्नातक पाठ्यक्रम है वो 3 से 4 साल का होगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जो बच्चे हैं कॉलेज के, अगर वो रिसर्च में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको 3 साल की ही डिग्री लेनी होगी, पर अगर वो रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड है तो उनको 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री लेनी होगी। ठीक है, तो इसके अंडर इस कार्यक्रम में छात्र के कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ भी सकेंगे, बच्चे कई लेवल पर छोड़ भी सकेंगे। जैसे हम इंजीनियरिंग की डिग्री की बात करें तो अगर बच्चा 1 वर्ष पे उसको छोड़ देता है, जैसे उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया पर उसको लग रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, तो 1 वर्ष बाद वो छोड़ता है तो उसका 1 साल बेकार नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष बाद छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद छोड़ता है तो उसको स्नातक की डिग्री, और 4 वर्ष तक वो कर लेता है तो फिर उसको शोध के बाद जो स्नातक होती है उसकी डिग्री उसको मिलेगी। मतलब रिसर्च के बाद जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो उसको मिलेगी। तो इस तरीके का सिस्टम बाकी सारे नॉर्मल डिग्री कोर्सेज में भी किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा और क्या होगा, इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने इंजीनियरिंग से ब्रेक लेकर के बीच में वो दूसरा कोर्स करने में इंटरेस्टेड है और उसने दूसरे कोर्स में इनरोलमेंट करा लिया, तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उसके जो मार्क्स वगैरह आए हैं वो सारे यहाँ पर एक डेटाबेस होगा, उसके अंदर स्टोर होंगे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है, एमफिल जो कार्यक्रम है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 इयर्स की जो डिग्री अगर ग्रेजुएशन की ले रहे हैं जिसमें रिसर्च भी किया जा रहा है तो उसके बाद बच्चे छात्र सीधा पीएचडी के लिए जा सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं वो। अब एक और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब लॉ और जो मेडिसिन है उसको अलग रखा जाएगा, बाकी जितनी भी उच्च शिक्षा है, इंजीनियरिंग, एमबीए और भी जितने प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उन सबको मिला करके एक उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो HECI है ये क्या करेगी, तो इसके जो कार्य हैं वो क्या होंगे, इसके प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए 4 संस्थानें इसके अंडर बनाई जाएगी। ठीक है, तो वो जो 4 संस्थाएं हैं वो क्या होंगी, एक तो होगी विनिमयन हेतु। ठीक है, तो ये जो विनिमयन हेतु जो बनाई जाएगी ये क्या करेगी, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद इसको बोला जाएगा, इसको नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल इसका नाम होगा। फिर होगी एक मानक निर्धारण के लिए, तो वो सामान्य शिक्षा परिषद बनाई जाएगी, उसके लिए जो मानक का निर्धारण करेगी तो उसको कहा जाएगा जनरल एजुकेशन काउंसिल।
फिर एक वित्तीय पोषण के लिए, इसको वित्तीय सहायता देने के लिए एक शिक्षण एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, उसका नाम होगा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। फिर प्रत्यायन के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बनाया जाएगा उसके लिए, एक्रेडिशन के लिए तो नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल उसको कहा जाएगा। तो ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके कार्य जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से, अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सके, उसके लिए 4 बेसिस पर 4 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएगी, ठीक है। तो एक तो रेगुलेशन के लिए, फिर एक इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए, एक इसे जो ग्रांट्स हैं उसके बारे में डिसाइड करने के लिए बनाया जाएगा, और लास्ट में इसके एक्रेडिशन से रिलेटेड। फिर महाविद्यालयों की जो महाविद्यालय जो हैं उनकी जो संबद्धता होती है यूनिवर्सिटी से, उसको 15 वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, और उन्हें ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी, और ये बहुत स्टेप वाइज मैनर के अंदर होगा। और इस तरीके से जो महाविद्यालय हैं वो 15 सालों के अंदर ऑटोनॉमस हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो उन्हें चलना होगा, पर जो हर चीज़ में उनको यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। फिर देश में आईआईटी और आईआईएम के समक्ष वैश्विक मानकों के विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना इसके अंडर की जाएगी, और वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर आईआईटी और आईआईएम्स के अंदर किया जाएगा, ताकि ग्लोबल कंपटीशन के अंदर आईआईटी और आईआईएम्स के जो बच्चे हैं वो compete कर सकें। फिर अन्य सुधार इसमें क्या है, तो इसमें शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम नाम का एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी, इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आप अपने सुझाव भी दे सकेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके समक्ष चुनौतियां क्या होगी। गवर्नमेंट ने इतनी डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बना दी है, पर इसका ग्राउंड के ऊपर इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो पाएगा। तो 2017-18 में भारत ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया था, ठीक है। अब नई नीति जो है उसमें 6% का लक्ष्य रखा है, तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज के लिए बात की जा रही है, जहाँ पर शिक्षा का जो बजट एलोकेटेड है वो भी पूरा खर्च नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सरकार कह रही है कि 6% जीडीपी का खर्च करेगी, तो ये अपने आप में सरकार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। फिर 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को पहुंचाने की बात सरकार कर रही है, जो हमने अभी देखा था कि ये इसका आधा है, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होगा। इतने बड़े टारगेट को सरकार जो है वो कैसा पूरा कर पाएगी। और जो 3.5 करोड़ सीटों की बात की जा रही है कॉलेज में, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बहुत सारे कॉलेजेस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो वो भी सरकार के लिए एक चैलेंज की तरह है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक ही नियामक बॉडी, एक ही केंद्रीकृत बॉडी बनाने की बात इसमें कही जा रही है। तो जहां आज के दिन ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ये सारी बॉडीज़ हैं इनको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए और इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, वहाँ पर सरकार इनको केंद्रीकृत करने की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चुनौतियाँ, और ये हमने यहाँ पर डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस किया है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ।